इस वक्त। 12 बजे यहाँ की देशभक्ति जागी। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं गांव में आना इसलिए भी पसंद करता हूँ क्योंकि शुरुआत तो मैं आ जाऊँ मैं कितनी बार होगा मैं खुद 4 बार होती है। मेरा बहुत प्यारे सरपंच साहब है और इनकी और मेरी कौन सा हाँ हाँ वो यहाँ नहीं बोले बिराज घेर लो और पूछा रहे थे। बहुत अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे आई जाओ यार मनवार करोगे तीसरा काम चल अन टाइम पे मनवार नहीं तो सीधो काम ही है। मेरे को बहुत बारीक बात समझे गांव का लोग है। हाँ हम कहूँ आ दो नहीं समझे जा दो बढ़िया बहुत अच्छा बैठ जाओ। चलिए मैं प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे मेरा नाम ले लेके इन सबको खपा मारा इसने। वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं दूसरा फंसा के फिर वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं दूसरा फंसा के फिर जबरदस्ती सुपरस्टार लेकिन सब कब गए यहाँ से लेके यहाँ तक। बढ़िया है। मैं क्या कह रहा था एक टैक्सी में नहीं बैठता हूँ। क्या कह रहे जीजी को क्या कह रहे पुरानी टैक्सी में नहीं बैठता हूँ। वो झूठा आदमी अभी पीछे ले जाके कह रहा मैंने उन्हें लुटा दीजो। मैं गांव के इस माहौल में भी आना इसलिए पसंद करता हूँ आप लोगों के संस्कार अभी भी जीवित है। मैं बड़े शहरों में भी जाता हूँ बड़े बड़े वो मासड़े लगा रखते हैं पब्लिक को दूर बिठा के रखते हैं समझ नहीं पड़ते कौन सुन रहे हैं कौन बोल रहे हैं पेमेंट लेकर निकल लो। लेकिन ये गांव की मस्ती है साहब आप अभी तक यहाँ पर बैठे हैं और पूरा सुन रहे हो संस्कारित तरीके से सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत ज्यादा सीरियस भी बिल्कुल भी मत होना। मैं गांव के लोगों की मस्ती अलग है। एक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहता हूँ। बड़े लोग यहाँ बैठे हैं गांव के लोगों की मस्ती ही अलग है इनके हीरो अलग है। अभी वो बंबई में एक हीरो नंगा हो गया था रणबीर कपूर। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है मैंने थोड़ी कपड़े उतारे उससे। वो रणबीर कपूर नंगा हो गया पूरे देश में हल्ला मच गया। मैंने गांव के व्यक्ति से पूछा बात अगर पहुंच जाए तो बड़ी तालियों से शुरू कर देना। मुन्ना बेटी को प्रणाम करना चाहता हूं आपको कि वो मेरे गांव के आदमी से मैंने पूछा मैंने कहा पूरे देश में हल्ला मच गया तेरे गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसने जो जवाब दिया तालियां उस बात पे बड़ी बजा देना। उसने पलट कर जवाब दिया बोले इन टटपूंजियों को मैंने कभी हीरो माना ही नहीं। हमारे तो असली हीरो ही अलग है। और वो कौन हीरो है मैं 4 पंक्तियां खड़ी करना चाहता हूँ। गांव का माहौल है बड़े प्यारे लोग हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सुन रहे हैं। सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं बहुत मस्ती के मूड में सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हिंदुस्तान के असली हीरो क्या है। हमने हीरो बना किनको दिया और असली हीरो थे और हम हीरो मान किनको बैठे कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था पीछे तक के लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं बड़ी तालियां देखना चाहता हूँ। माता बहने यहाँ बैठी हुई है। हाँ बचा को बुआ जी कोई दिक्कत नहीं मैं धीरे धीरे बोलूंगा। बिल्कुल बोला नानो हाँ छाती माता कुट वाला क्यों आता ही क्या मैं बढ़िया। लेकिन हिंदुस्तान की इतिहास जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे देश के भोले वाले सीधे साधे गाय जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को वो दुबई में जाके देहाती औरत की दिया था। अब उस मूर्ख को मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान की देहाती औरत इतनी भी ढीली नहीं होती जितना वो समझ लिया था। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ पहले माता बहनों के सम्मान में बड़ी तालियां देखना चाहता हूँ। इधर जो महिलाएं बैठी हुई है और पीछे जो महिलाओं का हुजूम खड़ा हुआ है मैं उन्हें भी प्रणाम करना चाहता हूँ। ये देखो पलट के देख रहे मेरे को मालूम था इनका लखन खड़ा ये पीछे क्या कह रहे इधर बैठी हुई काय की देख रहा हूँ पलट के। क्या होती है हिंदुस्तान की देहाती औरत। मालवी भाषा में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मालवी भाषा समझ में आ रही है आपको कोई टेंशन तो नहीं आई जी क्यों नहीं। आप कौन सा लंदन में बैठे हुए हो बैठे हो तो यही है दुधिया में बैठा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता मैं। क्या होती है हिंदुस्तान की देहाती औरत। अरे अरे जो उबा उबा गांव का सरपंच ने झाड़ दे। मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हिंदुस्तान की देहाती औरत क्या होती है और बात अगर सीधे सीधे पहुंच जाए तो तालियों का माहौल सब खड़ा कर देना। अरे अरे जो उबा उबा गांव का सरपंच ने झाड़ दे वगड़ी तक की भैंस भी 5 लीटर दूध काट दे। बड़ी गर्मी में खेत की सोयाबीन उखाड़ दे घर का घर में गर्दनी में पछाड़ दे। अरे छोटी सी बात पर पूरा गांव टेढ़ जाए और टेढ़ी निगाह से कोई गांव में घूर ले तो दांतरों मेरे गर्दन पे छाती पे चढ़ जाए।
हिंदुस्तान की देहात। मैं तो भाभी जी सही कह रहा हूं, मेरी तो खुद की घरवाली देहाती है। मैं 15-15 दिन तक कभी समझ रहा हूँ रोता फिरता हूँ। मेरी घरवाली मेरे से पूछती है कि आपको मेरी याद आती तो आप क्या करते हो? मन के मैं तेरा पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूँ। अब यही बात मैंने मेरी घरवाली से पूछ ली कि तेरे को मेरी याद आती तू क्या करती है? बोले मैं आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेती हूँ। ये अलग आनंद है हकीकत है। लेकिन हमने हीरो गलत लोगों को मान लिया। हीरो होना क्या चाहिए हिंदुस्तान के, और हमने हीरो माना किनको है? मैं देखो, एक तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स की यहाँ बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, कोई भाजपा कांग्रेस नहीं करूंगा, कांग्रेस की तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे ही कितने हैं। सही कह, हिंदुस्तान में बच्चे ही कितने हैं, उनकी बात करूं है। आनंद लो जीवन के, मस्ती लें। हिंदुस्तान के असली हीरो कौन थे और हमने बनाया किनको? हकीकत के तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था। मैं गांव के परिवेश में खड़ा हुआ हूं। भाई शंकर सिसोदिया ने आज बहुत बढ़िया काम किया, एक बार जरा जोरदार ताली इसके लिए बजा दो। ये गांव की मस्ती को जीने वाला आदमी है। मैंने कई बार इसके साथ काम किया, लेकिन आज इसने बहुत बढ़िया पड़ा, हंस भी लिया क्या थोड़ी देर कभी ऐसा खतरनाक पलट के देखता है कि सिसोदिया जाग जाता है इसके अंदर का कभी। सही क्या पता ही नहीं, इसका ढले नहीं ऐसी हुआ है, ऐसा ही इसी है। सही है बिल्कुल। पीछे गया अभी वो बाथरूम में अंदर, तो अब जैसे बाथरूम की कुंडी खोली 2 टेकड़ा अंदर से बाहर निकले। तो बोले और थरी की यूं गई है, तो टेकड़ो बोले बचे ऊपर, बोले तू का टेंशन लेना, मामला तो नाको पकड़ियो है। आनंद का मैं सब तरह का काम करना चाहता हूँ। मैं खुद के देहात से निकला हूं। आप बिल्कुल भी मत समझना कि आदमी टीवी पे बोल गया तो गांव के संस्कार भूल गया। मेरे को सब तरीके आते हैं। सही कह रहा, ये कह रहा सीरियस हो जाए, सीरियस करके मालूम है कि रामलीला में होता क्या था। सही कह रहा, सीरियस की बात बता था आपको। सीरियस हमारे मोहल्ले में रामकथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुना। हमारे मोहल्ले में भी रामकथा होती थी, पहले रामलीला भी होती थी। वो रावण की बात बता रहा था। एक दिन रावण और अंगद का संवाद कराना। सीरियस बिल्कुल भी मत हो जा। मालवे का आदमी कहाँ जाके सीरियस होता है मालूम ही नहीं पड़ता है कब जाके सीरियस हो जाएगा। तो रावण और अंगद का संवाद कराना। अब वो अंगद आदमी तबियत खराब हो गई तो दूसरे अंगद को पकड़ के लेके आए। वो जिस अंगद को पकड़ के आए और रिश्तेदारी में रावण का ही भतीजा लग गया और उनके चल रहे प्रॉपर्टी विवाद। तो वो जैसे ही रावण के दरबार में पहुंचा अंगद तो रावण बोले दुष्ट वानर, हम तुम्हें हमारा सदन में बैठने की इजाजत नहीं दे सकते। तो वो भतीजा तो पहले भरा हुआ था काका जी के प्रति, तो वो शुरू हुआ। बोले हाँ बैठवा की भी जगह मत दो, खेत पे जावा को रस्तों भी मत दो, कूड़ा को सब पानी थे वापरी दिया। तो मैं कहीं सोयाबीन काटवानी पैदा भी कहीं। बोला आदमी कब जाके सीरियस होता मालूम ही नहीं पड़ता। अपने यहाँ ताल आलोट का आदमी वो बंबई में चला गया फिल्मों में, सीरियस कब हो जाए मालूम नहीं पड़ता। बंबई में चला गया काम करने के लिए। वो लड़की जैसे ही बोली शूटिंग के सामने, तो बोले मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो उन्हेल का छोरा था, वो सीरियस हो गया। बोले खा थारा बाप का होगन के सही कही नहीं। बोला अपने यहाँ आदमी कब सीरियस हो जाए पता नहीं चलता। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ हिंदुस्तान का असली हीरो कौन था और हमने बनाया किसको है कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, सूर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था। खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रणक्षेत्र दहाड़ता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। प्रताप की छाती। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। एक तो मैं बीच बीच में ऐसी बातें करता रहूंगा क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में काम करता रहूंगा। आप बिल्कुल भी आनंद लो कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लाज कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया आप कवि सम्मेलन सुन रहे हो। अब तक जितना बढ़िया कवि सम्मेलन चला, मैं आप लोगों के लिए ताली बजाता हूँ। बहुत दिनों बाद आज गांव के माहौल में आके मस्ती करने का आनंद आया है कि मैं इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लाज कर सकता हूं। ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। मुझे आप केवल देखो 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि आदमी आया है तो उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। जीवन में कुछ भी आया तो उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मालूम ही नहीं कभी तेरी फोटो खींच रही है, अपना उद्देश्य पूरा कर रही है। क्या बढ़िया इन्होंने प्रेम के गीत सुना। अभी गांव वालों को प्रेम में, उसमें भी मालवा के छोरों को प्रेम के गीत सुन के क्या लेना प्रेम मोहब्बत से, अभी करने चले जाएंगे। क्या मतलब है, देखो क्या हंसी है। अगले को तो टारगेट भी सेट कर लिया आपने। तबियत से हमें आप लोगों की तरफ से 4 पंक्तियां इनको देना चाहते। देखो मालवा के लोग हैं, इनको ज्यादा टेंशन मत दो। ये मालवा के लोग अभी राजस्थान से, इन्हें पता ही नहीं कि हिंदुस्तान में मालवा, और मालवा में भी उन्हें ताला लौट के लोग हैं। ये जो फिल्म का ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है। आइए ढंग से बजा देना है। आपकी तरफ से 4 पंक्तियां दे रहा हूँ।
इसका रोल कितना है, चमक हीरो की देख बता दे उसका मोल कितना है। और ये उन्हेल वालों के लड़कों को आप क्या जानो, ये गाड़ी का धुआं देख के बता देते टैंक में पेट्रोल जीवन के यार, इनको क्या प्रेम मोहब्बत से लेना देना, इनको कोई लेना देना प्रेम मोहब्बत से कि धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। बस आप लोगों की तरफ से 4 पंक्तियां कवित्री जी को देना चाहता हूँ। बड़ी वाली तालियां बजा देना, पीछे तक जो मांगी बा बैठे हुए पीछे तक, हाँ भेरूलाल बा और मांगी लाल बा बैठे हुए पीछे तक तालियां बजा देना कि धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। माता बहने इतनी सारी बैठी हुई थी और बाद में फिर जैसे ही कवित्री खड़ी हुई तो निकल ली। वो ये टेंशन में थी कि भाई नाचेगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोले यार ये मामला अलग है कवि सम्मेलन का, ये तेजाजी महाराज की कथा नहीं है। ठीक है, आनंद आनंद आ रहा, टाइम ही आनंद लेने का हो गया। बढ़िया, मेरा आना कि धोखा मिला जब प्यार में, धीरे धीरे गुरु वाले को बहुत मस्ती देकर जाऊंगा, जितना मेरा टारगेट है उतना करके। मोबाइल बंद कर लो थोड़ी सी देर के लिए, क्या मतलब है यहाँ से मोबाइल का वीडियो बनाओगे ना अपनी गर्लफ्रेंड को जाके बताओगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाएगी, तुम जबरदस्ती में न्यूट्रल हो जाओगे, मतलब क्या है। किसकी गर्लफ्रेंड सुधार कर जरा तालियां बजाओ, आनंद लो जीवन के यार, मस्ती है जीवन में, मस्ती लो। सही कहना, क्या फेसबुक चलाते होंगे, कितने लोग चलाते फेसबुक, जरा हाथ खड़े करो एक बार। अच्छा बद्री बाबी चल रही है, कमाल का ही गांव है तो यार, मतलब कमाल के लोग हैं, बिल्कुल आनंद लेने वाले लोग हैं। फेसबुक का भी काम अलग है कि इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोपड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तेल, सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे, छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी निकला मेरा साला, एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, तो छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे, 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे, और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे, जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर दुनिया गांव की बड़ी तालियां देखना चाहता हूँ, काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ भगवान श्री कृष्ण को। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कवित्री जी के लिए, आपके लिए पढ़ता हूँ, आपकी तरफ से 4 लाइनें इनको देना चाहता हूँ। बस बड़ी तालियां बजा देना कि मालवा के लोग ज्यादा प्रेम मोहब्बत करते नहीं है। ये धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई, और हमने सोचा कि छोड़ देंगे इस राह को, पर आज मोहल्ले में फिर दूसरी आ गई। ये आनंद है जीवन के यार, अपने क्या करना, अपने टारगेट सेट करो, मतलब क्या होता, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए जीवन में। और हमेशा ये जीवन में याद रखना, हिंदुस्तान में भारत की धरा पर अगर कोई आया है तो उसने अपना उद्देश्य पूरा किया, चाहे वो बाप आप बढ़िया, अरे आप तो आदम तनाव बदले जो आश्रित करता रहेगा, ये तो बहुत बढ़िया, शांति रखो आप, बहुत बढ़िया, अपना उद्देश्य पूरा करो। आप आए नहीं कवि सम्मेलन सुनने के लिए, आप कवि सम्मेलन सुनने का उद्देश्य पूरा, जीवन में उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और हमने ये बात भगवान श्री राम से सीखी है। भगवान श्री राम ने इस धरती पर अवतरण लिया था, अपना उद्देश्य पूरा किया और चले गए। हम भी यहाँ आए अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उसका उद्देश्य पूरा करने का। और भगवान श्री राम ने तो हमें सिखाया है कि धरती पर अगर आपने जन्म लिया तो उद्देश्य पूरा होना चाहिए कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, यह अवतार जिस देश है वो पूरा काम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई, अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई, मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई, दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विलीन हो गई, निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता पार हो गई, केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई, सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई, हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई, सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई, लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। जल्दी आ जाओ, टीआरपी बढ़ा के मैं ये हाथ नीचे करता हूं तो उसकी गरीब की टीआरपी बढ़ गई।
बहुत से लोगों को ऊपर आके समझना पड़ता है क्या रहता है। सही कहा, हकीकत ये आनंद लो जी। मतलब अपने तो मेरे मोहल्ले में तो ये बहुत बढ़िया लड़का संचालन बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे मोहल्ले जैसे दूरदर्शन आ रही थी रामायण पे दूरदर्शन आ रही थी, दूरदर्शन पे रामायण आ रही थी। कभी कभी हो जाता है दूरदर्शन पे जब रामायण आ रही थी तो मेरे पड़ोस में से बुआ जी वो आए, बोले भलो हो या नहीं कोरोना को जो राम जी का दर्शन कर दीदा। मैंने कहा बुआ जी हो तो अच्छो हो गया, आपने कोरोना हो नहीं ये तो हो जाता वरना यमराज का भी हो ही सकता था। बोला हकीकत मतलब कोरोना में इतनी चीजें हो गई जिसकी कोई हद नहीं। और मैं तो हकीकत माननीय सरपंच जी यहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे, लेकिन एक बात बताता हूँ कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना तक। लॉकडाउन में ऐसी ऐसी स्थितियां हो गई आदमी की, और मैं तो यहाँ से कबूल कर रहा हूँ पर आप बिल्कुल भी कबूल नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपकी भी हालत खराब थी लॉकडाउन में, मैं यहाँ से कबूल कर रहा हूँ, आप लोग कबूल नहीं कर रहे। ऐसी ऐसी स्थिति होगी। अच्छा फुल लॉकडाउन में सुनना डॉक्टर साहब नई बात बता रहा हूँ, जिस दिन फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, बिल्कुल फुल लॉकडाउन, उस दिन मैंने हिम्मत करी कि आज माता जी के दर्शन करने, नवरात्रि चल रही थी, मैंने कहा आज माता जी के दर्शन करने जाता हूँ। घर से बाहर निकला, गांधी चौराहे पे 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों के, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं दर्शन करने के लिए माता जी के यहाँ गया। माता जी के मंदिर में गया, माता जी थे ही नहीं। उसके बाद में फिर वहां से मैंने कहा यार माता जी तो है ही नहीं। मैंने कहा चलो भोलेनाथ जी के दर्शन कर लो। भोलेनाथ जी के मंदिर में गया, भोलेनाथ जी भी वहां पे नहीं थे। उसके बाद मैंने कहा चलो गणेश जी के दर्शन कर लो, गणेश जी भी मंदिर में नहीं। फिर आखिरी में हमारे बस स्टैंड पे बालाजी है, मैंने कहा चलो बालाजी के दर्शन कर लो, तो बालाजी भी नहीं थे। आखिरी में 2 लट्ठ ठिका के वापस घर पे पहुंचा हूं। बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ, बात अगर पहुंच जाए तो बड़ी तालियों से सूचित करना। फिर बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा। मैंने कहा माता जी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी ने कहा बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों के घर में पैसे कोड़े की कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके सभी लोगों के घर में विचरण कर रही थी। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा मैं 2 लट्ठ खा के ना आपके दर्शन करने आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बोले मैंने तो अपने सर पर गंगा विराजित कर रखी है, मैंने पूरी नगर पालिका का काम संभाल रखा था कि लोगों के घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, नगर पालिका का काम संभाल लो। मैंने कहा चलो आपकी भी बात मान ली। उसके बाद में गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। मैंने कहा भगवान गणेश मैं 2 लट्ठ खा के ना आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले बेटा मैंने तो रिद्धि सिद्धि पकड़ रखी है, लोगों के घर में खाने पीने से लेके किसी भी चीज की कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लोगों के घर में विचरण करने के लिए चला गया था। मैंने उनकी भी बात मान ली। बाद में फिर मैं बस स्टैंड बालाजी के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी न तो अभी सीता जी को ढूंढने जाना था, न किसी की लंका में आग लगानी थी, आपको मैं 2 लट्ठ खा के ना आपके दर्शन करने के लिए आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो भगवान बालाजी बोले बेटा गांधी चौराहे पे जो तेरे 2 लट्ठ पड़े थे नहीं, वो बालाजी के रोल में मैं ही था, मैंने पुलिस वाले का काम संभाल रखा था। मतलब भगवान किस रूप में आ जाए मालूम नहीं पड़ता। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हैदराबाद की बात कही, वो बात मेरे को याद आ गई। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है। मैं 4 पंक्तियां जो मेरी सबसे ज्यादा वायरल है वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। और इस बड़े जो गाँव में बैठा हूँ, गाँव के लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हुए, दुधिया गाँव के लोग यहाँ सामने बैठे हैं। बात अगर आप तक पहुंच जाए तो बड़ी तालियों से सूचित करना। इन्होंने जो बात कही उस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। हिंदुस्तान में किसी बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाता है तो हम केवल फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं पीछे तक के लोगों की कि हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए कि इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ लिखने से मोबाइल में बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े लोग पीछे भी बैठे और सामने भी बैठे हुए हैं कि इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ लिखने से मोबाइल में पिछले 15 दिन में 2 बेटियों के साथ हैवानों ने हरकतें कर दी और मार दिया उनको, और हमने कुछ भी नहीं किया, केवल फेसबुक पर एक पोस्ट डाल के अपने घर पर आकर बैठ गए। लेकिन इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बड़ी तालियां आपकी देखना चाहता हूँ कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ लिखने से मोबाइल में। अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में, और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं।
थूका जाता है और कोई मानव अधिकार वाला उनके समर्थन में जाकर खड़ा नहीं होता है, तब मुन्ना बेटरी को यहाँ खड़े रहकर उनके सम्मान में पंक्तियां पढ़ना पड़ती है कि एक खाकी के जीवन में पुलिस वालों को कम टेंशन होती है क्या? पुलिस वालों को सबसे ज्यादा टेंशन होती है। वो पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी, बोले आप जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहे हैं बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करना है। ये गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे, करना बिचारा पुलिस वालों को। इनके जीवनों की कितनी टेंशन हो गई। सवेरे 5 बजे मुखबिर को फोन आएगा कि भेड़ियों खेत की बागड़ में बैठो, इन गिरफ्तार करो। ने वो अगर ढीले ढीले पहुंचे ने भेड़िया निपट ले तो वाह क्या और ज्यादा टेंशन, उसको भी लोन सबूत भी तो को ने वो अगर थाने पे जाए बार नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं, ये बहुत बढ़िया तालियां बजती है। अपने टेंशन हिंदुस्तान में टेंशन कितनी हकीकत कह रहा हूँ। और पुलिस वालों को तो सबसे ज्यादा टेंशन होती है हकीकत में। मेरा मंदसौर शहर में तो जगह जगह कैमरे लगा रखे, बस स्टैंड पे कैमरा, गांधी चौराहे पे कैमरा, रेलवे स्टेशन पे कैमरा, तो और ज्यादा पुलिस वालों की टेंशन हो गई। वो एक मंच चले ने थाने पे फोन लगा दिया, बोले सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले सर वहां पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं वो जावरा की बस खड़ी के निकल गई, बताइए जरा। बोले अपने हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने। और पुलिस वालों की धमक बड़ी तगड़ी होती है, आपने सुना भी होगा मेरे मुंह से, पुलिस वालों की धमक बड़ी तगड़ी होती है। वो हमारे यहाँ एक बाजे वाला जुआ खेल रहा था, बुआ जी हमारे यहाँ बाजे वाला जुआ खेल रहा था, तो रात को उसको पुलिस वाले तोप गए, सुबह रात भर उसको ठोका थाने पे, और सुबह 8 बजे उसको जमानत पे छोड़ा, और ठीक 11 बजे उसको माताजी पूजन करने के लिए जाना। देखना आदमी की धमक कितनी तगड़ी होती है पुलिस वालों की कि आदमी का गाना ही चेंज हो जाता है। रात भर उसको जुआ खेल रहा था बाजे वाला, रात भर उसको कूटा, 8 बजे जमानत पे छोड़ा, ठीक 11 बजे उसको माताजी पूजन करने के लिए जाना। और जैसे आगे बाजे चल रहे, पीछे औरतें चल रही और बाजे पे गाना चल रहा, शेर पे सवार आइयो मोरी माँ, आइयो मोरी माँ, सोनारा झांझरी बाजिया ओ माँ, सोनारा झांझरी बाजिया। वो जैसे ही चौराहे पर पहुंचा बाजे वाला, वो चौराहे पे पुलिस वाले चालान फाड़ रहे गाड़ियों का, वो बाजे वाले की निगाह सांप पे पड़ी, वो सांप की निगाह बाजे वाले पे पड़ी, तो अगले का गाना ही चेंज, ओए रात भरी कूटा लटका के मोरी माँ। अच्छा और बस लच्छू पाटीदार यो ओरिजिनल नाम थो, बढ़िया। आई जाओ जल्दी मारा सब ले आओ, आई जाओ। हाँ यार नाम मत बता दो। हाँ ताली बजाओ एक बार जरा इनके लिए। हिंदुस्तान में मतलब एक तो क्या बीच बीच में ऐसा माला आता, मैं भूल जाता हूँ कि मैं चल कहाँ गया था। ये गांव की मस्ती है ना, गांव में जीवन हमारा। हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांडस्य कस्यचित् प्राणिनाम हसितुम शक्नोति तत्वा बृहद्धा कविनाम सम्मेलनम करिष्यामि। नहीं आपको इसका मतलब मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो काहे के लिए हंस रहे, मैं बता रहा हूं, नहीं यहाँ खड़े रह के। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, वो तो बाद में किसी ने बताया बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही 18 पे खत्म हो जाती है। तब मैंने कहा कि जीवन में बड़े लोगों का होना कितना आवश्यक है। हालांकि देखो मेरे को गीता का नॉलेज भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी, और बहुत सी बार जो आजकल पंडिताई करते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होता है। मेरे मोहल्ले में राम कथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। मैंने कहा पंडित जी ये वृतांत तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। उन्होंने कहा बेटा नहीं बेटा, आग तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धोखे ने तार पर सुखा रखी थी, उसने आग पकड़ ली। अपने हिंदुस्तान में डैमेज कंट्रोल करने के मामले में इतने जल्दी रहते हैं, पंडित जी तक ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। और हम कभी क्या है, हम सब भी डैमेज कंट्रोल करने में माहिर है। अभी तो खैर यहाँ मध्य प्रदेश में तो खैर भाजपा की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और 90% कभी भाजपा वाले होते हैं। उधर जाते तो टेंशन खड़ी हो जाती कि करना क्या है मंच पे। सही करा, अभी पिछली नवरात्रि में 20-20, 25-25 कवि सम्मेलन, 20-20, 25-25 कवि सम्मेलन, और जिधर जाओ वही हमको होटल में आके चमका के जाता है राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी। अब हमारे टेंशन के मंच में करना क्या, माननीय सरपंच जी एक मंच में तो मैं जाके भूल गया कि करना क्या। मैंने जाते ही कि मैं जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया।
जो उधेड़ना शुरू किया, वो सामने से अध्यक्ष जी बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा, तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा कि अध्यक्ष भी नहीं छोड़ के जाएगा। तो मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, डैमेज कंट्रोल किया, तालियां उस बात को बजा, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल, अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। अध्यक्ष जी ने वापस ताली बजाई, हम तो कवि है, हम तो क्या डैमेज कंट्रोल करने माइल। हालांकि देखो सरपंच जी, मेरे को भी उस व्यक्ति के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने पूरी कांग्रेस को डैमेज करके रख रखा है। नहीं कह रहा, मतलब अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से कह दिया, बोले मैं पांडव हूँ, बाकी सब कौरव है। पूरे मंच से बोला, बोले मैं पांडव हूँ, बाकी सब कौरव है। तो पूरे बीजेपी के लोग पीछे पड़े उनके, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा, कौन थे रे पांडव? तो तेने बुलवा तो दिया मेरे से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं, दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख? तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो बोले वहां तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते, बोले सर वो कौरव उनका आदमी तो खींच रहा है। तो तालियां अगली बात पे बजा देना गांव वालों। वो तो वो बोले कि वहां पे वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे हैं उनका नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 है। ये आनंद है जीवन में। देखो जीवन में जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। मेरे को बहुत सारी जानकारी, मैं जानकारी ढेर सारी रखता हूँ, ताकि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता इस मंच पे खड़े रहके, लेकिन चुनाव के टाइम पे जो ये नोटंकी आकर करते हैं, कभी उनकी बहन गंगा में जाके डुबकी लगा रही, कभी वो किसी मंदिर में जाके धोखे रखे, और चुनाव के टाइम पे नजर आ जाते हैं। अभी राखी निकली, भाई बहन ने राखी नहीं बांधी है। एक भी फोटो अगर आया और राखी बांधते हो तो मुझे दिखा देना, होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। अगर ये चुनाव के टाइम की नोटंकी केवल 4 पंक्तियों में बता दूं तो बड़ी तालियों से मुझे बताना, ये होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। लांघी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोंक रहे हैं, और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोग रहे थे, आज मंदिर धोग रहे हैं। जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। देखो अपन तो पार्टी पॉलिटिक्स करते ही नहीं, मैं तो कभी कभी बीजेपी वालों तक को लपेटे में ले लेता है इनको। सही कह रहा, ये इनके बीजेपी, मेरे मंदसौर शहर में बीजेपी कार्यालय से फोन आया मेरे को। अभी वो योजना आई थी अपने काम के बदले अनाज, तो मेरे भाजपा कार्यालय से फोन आया, बोले मुन्ना भाई मंदसौर में ही हो क्या? मैंने कहा मंदसौर में ही हूँ। बोले यार वो योजना आई है काम के बदले अनाज। बोले मंत्री जी समझाने के लिए भोपाल से निकल चुके हैं, वो जब तक नहीं आए तब तक आप थोड़ी देर पब्लिक का मनोरंजन कर देना यार, जो होगा आपका देख लेंगे। तो मैं ही चला गया समझाने के लिए, लोकेश डेडिया को और साथ में ले गया। आधा घंटा मैंने पसीना बहाया, 1 घंटा इसने पसीना बहाया, बाद में मंत्री जी आए, योजना समझाई, काम के बदले अनाज, और निकल लिए। बाद में फिर मैंने पार्टी कार्यालय से बोला, मैंने कहा हमारा भी हिसाब कर दो, तो 1.5 किलो गेहूं मेरे को, 250 ग्राम चावल इसको। मैंने कहा ये क्या है? बोले बेटा योजना यही थी काम के बदले अनाज। हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने तो आनंद लो जीवन को। कोविड की बात आपको बता रहा था कि अपने कोविड में ऐसी स्थिति हुई कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। आपके साथ भी ऐसी घटना घटी होगी। मैं तो मेरे शहर में तो कोविड के दौरान बाजार में 2-2 फीट के बैनर लगा रखे, सब तरफ 2-2 फीट के बैनर लगा रखे, पूरे मार्केट में 2-2 फीट के। एक दुकानदार ने 6.5 फीट का बैनर लगा रखा, उनका सब जगह 2-2 फीट लिखा हुआ, तेने 6.5 फीट क्यों लिख रखा? बोला मेरे को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू भी हो रहा है। तो मैंने कहा ये 2-2 फीट के हिसाब से 6 फीट हो गया, आधा फीट और क्यों फंसा रखा है इसमें? बोला अभी कोरोना की रिपोर्ट आनी बाकी है। बोले ऐसी स्थिति हो गई। हमारे तो देवास में जैसे अनलॉक हुआ था, जैसे अनलॉक हुआ मेरे यहाँ देवास में जैसे अनलॉक हुआ तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में कवि सम्मेलन आयोजित किया, और उसमें मुझे बुलाया 6 महीने पहले। और उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई थी, तो मैंने 4 पंक्तियां चाइना पर कर दी कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए।
तालियां तो इससे डबल वहां पे बजी थी, पर वहां हुआ ये कि वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। तो मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया संपत जी, किसी ने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो सुबह मेरे पास आयोजक का फोन आया, बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूँ। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपने तिलक निकाला था वो पॉजिटिव आ गया है। ऐसी स्थिति हो गई कि उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई, हर अदा उसकी नायाब थी जो मन में छा गई, और करता इजहार मोहब्बत का मैं उससे पहले ही उस हसीना की रिपोर्ट भी कल पॉजिटिव आ गई। ऐसी स्थिति हो गई कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना। मेरे तो एक मित्र ने जैसे ही अनलॉक हुआ, जैसे ही अनलॉक तुरंत शादी करी, और जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं। ये समझ गए, तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन दूल्हा कोई मान रहा है क्या? उसने जैसे ही मास्क कटाया तो दुल्हन बोली, तालियां बजाते ना अगली बार के दोस्त ने जैसे ही मास्क कटाया तो दुल्हन बोली, बोले हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी। अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 और सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पर संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बोले ऐसी स्थिति हो गई कोविड में, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ। सरपंच जी आपको पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। जो लॉकडाउन में हुआ बताइए अगली बात में बढ़िया बजा देना कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना तक सीख गए, और लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर कि पोछा लगाने से लेके पराठे बनाना तक सीख गए। जीवन के, और जितना कोरोना का फायदा अपन ने निकाला है उतना पाकिस्तान वालों ने भी निकाला। जिस दिन अपने हिंदुस्तान में रफेल आया तो फ्रांस वाले, पाकिस्तान वालों ने भी जोश जोश में फोन लगा दिया फ्रांस वालों को, बोले कितने का है? और उसने जैसे ही कहा 16,000 करोड़ रुपए का, पाकिस्तान ने बात पलट दी, और सुनाओ तुम्हारे यहाँ कोरोना के कितने मरीज चल रहे हैं? तो उसने कहा कि कितने पैक करना है, तो उसने फिर बात पलट दी, बोले तुम्हारे वैक्सीनेशन हो गया क्या? अभी चल रहा है। तो फिर जो फ्रांस वालों ने 4 पंक्तियां पाकिस्तान को कही, बस आनंद लेना उन पंक्तियों का, जो 4 पंक्तियां फ्रांस वालों ने पाकिस्तान को कही कि ये वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना धूसता है, बात मुद्दे की भी करो तो तुझे मजाक ही सूझता है, और भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले औकात तेरी तमंचे की नहीं, और भाव रफेल के पूछता है। और भाव देखो, मेरे को तालियां बजवाने के सब गट्स आते हैं, मेरे पास तो टेक्निक भी आपने तो सुनने की। मैं भी उदयपुर गया था एक कवि सम्मेलन में, वहां सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा था, एक अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेजी में भगा दिया कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं केले दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में गया, मैंने कहा भाई साहब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा दो क्या कुत्ता अपने की ज्यादा माथा पड़ी है, महिलाएं बैठी हुई इतनी सारी, इनको कोई कम टेक्निक आती है? मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू जाते ही कि मैं बिल्कुल भावुक होके बोलती है, भाई साहब थोड़ा उधर खिसक जाओ, नहीं मेरा जी घबरा रहा है। नहीं, अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए, और कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए, आपने सुन रखा होगा लेकिन आनंद लेना, मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए न वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो है करके काम निकाल लेती है। सही कहा, मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ हाथ बांध के। 3 महिलाएं टेक्निक से बातें कर रही, रो के बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रोड़ी के बातें कर रही। वो पहली वाली बोली दूसरी वाली से, बोला जीजी बना के फोन लगे, तो हमारा फोन से बना के फोन ही लगे ना जीजी। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से नंबर पूछे, बोले नंबर बोल। तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर बजाए, बोले 982760। अरे मजे तो आप लेना ताली बजा के। तो पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले छानी भैया लाड़ी रोमती आगे चिरो लगे लीजिए राजस्थान की सीमें। ढंग से बजाए बोल जरा। मैंने कहा मेरे पास सभी तरीके की टेक्निक है। जो फ्रांस वालों ने 4 पंक्तियां उसको की, जो पंक्तियां मुन्ना बेटी ने पाकिस्तान को कही, देखो अपने मालवा के लोग हैं, मालवा का आदमी ऐसा है खुद भी उलझता दूसरों को भी उलझाता। मेरे पास में कोई शांत हो गया था, शमशान पे गया मैं शमशान पे खड़ा था, एक आदमी आया मेरे पास, बोले लकड़ी सीधी जमा चुभेगा।
बोले लकड़ी सीधी जमा चुपेगा, मैंने तू सोई रहो गई तू सोई रहो तो गादी बिछवाई तू जन के जानो चुपचाप पड़े तो थूका भी मगजमारी कर रहे हो। बोले हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझता दूसरों को भी उलझाता। मैं अभी मेरे पड़ोस में वो गिरधारी लाल जी रहते हैं, उनका केबीसी में नंबर लग गया तो अमिताभ जी ने पूछा, बोले बताओ डल झील कहाँ पे, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। बोले हमारे भाई के फोन लगाऊं। बोले कई नाम था भाई को, बोले जग्गू। बोले कंप्यूटर जी जग्गू के फोन लगाया जाए, तो जग्गू के फोन लगा के पूछ रहे, बोले दादा भाई डल झील कटे पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो जग्गू उल्टा करे पड़ा उधर से, बोले पहला तो तू ये होता है टीवी को रिमोट कटे मिलियो ना मोटरसाइकिल की चाबी मिल रही, दादा को बीपी बढ़ रहा है, गोलियां कितनी लाइन देनी है। तो अमिताभ बच्चन जी का टेंशन खड़ी हो गई, बोले इसे 2.5 लाख का सवाल पहले पूछे, मांगे मोबाइल की बिला पूछे। बोले हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझता दूसरों को भी उलझाता। मैंने एक बहुत वायरल वीडियो में सुना देता हूँ आपकी गाँव की मस्ती में, हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझता है दूसरों को भी उलझाता है। मैं अभी अहमदाबाद गया था, अहमदाबाद इसलिए गया कि मेरे सासू जी में एडमिट थे, तो मैं उनका हालचाल जानने के लिए गया। तो मेरे सासू जी मेरे को कहा मेरे को नमकीन खाने की इच्छा हो रही। मैंने कहा ठीक है मैं लाके देता हूँ। मैं हॉस्पिटल से नीचे उतरा, मैंने गेट कीपर से पूछा, उनके भाई साहब ये नमकीन की दुकान कहाँ है। उसने कहा एक काम करो मोबाइल नंबर लो, इस पे फोन लगा देना, नमकीन वाला यही नमकीन लेके आ जाएगा। आदमी खुद भी उलझ रहा और दूसरों को भी उलझा रहा। मैंने उस पर फोन लगाया तो उस पर कैसेट चालू हुई, टनाटन स्वीट्स एंड नमकीन पर आपका स्वागत है, हिंदी के लिए 1 नंबर दबाइए, फॉर इंग्लिश प्रेस 2। मैंने 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू, बोले झूम उठेगा तन और नाच उठेगा मन जब आप होंगे टनाटन स्वीट के संग। उत्पाद की जानकारी के लिए 1 नंबर दबाइए, हलवाई से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, पिछले लेन देन की जानकारी के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेनू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू, बोले उत्पाद की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है, सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, मिठाई के लिए 2 नंबर दबाइए, ठंडाई के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेनू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू, बोले सेव की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है, लौंग की सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, खीर की सेव के लिए 2 नंबर दबाइए, चरखी सेव के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेनू में वापस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया तो फिर नई कैसेट शुरू, बोले लौंग की सेव की विशेष पैकिंग में आपका स्वागत है, 50 ग्राम के लिए 1 नंबर दबाइए, 50 किलो के लिए 2 नंबर दबाइए, 50 कुंटल के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेनू में जाने के लिए वापस 5 नंबर दबाइए। अब यहाँ मैं चूक गया, मेरे से 50 कुंटल में बटन दब गया तो मैंने फोन काट दिया। मैंने सेव सासू जी को खाने के पूरे खानदान को खिलानी है, तो मजे तो आप लेना ताली बजा के। फोन सामने वाले का आया, बोले भाई साहब अभी अभी किसी ने इस नंबर से 50 कुंटल सेव बुक करी। मैंने कहा किसने करी? बोले नंबर यही था। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये फोन मेरे 15 भाई चलाते हैं, आपको किससे बात करनी? बोले जिसने अभी फोन लगाया था उससे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा तू सुन, हीरा लाल से बात करने के लिए 1 नंबर दबाइए, पन्ना लाल से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, बसंती लाल से बात करने के लिए 4 नंबर दबाइए, जगन्नाथ लाल से बात करने एक बार उन्हें जोरदार तालियां अनवरत बजती रहनी चाहिए। मैं भी नहीं जा रहा था, मेरे को तरीके सब आते हैं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे आप क्या समझ रहे? मैं यहीं से निकला हुआ आदमी हूँ, टीवी पे चला गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं यहाँ भूल गया गाँव को। मेरे को सब तरीके आते हैं। मेरे को तो पूरे शुरुआत के दिनों की आज भी बात याद है जब वो ट्रैक्टर ट्राली पे कभी सम्मेलन हो रहा था और एक डोकरा उठा उधर से, तो मैंने कहा बैठ जाओ बा साहब, आपकी उम्र वही की ठाली, तो ट्राली बा साहब की थी। बा साहब बोले तू थारो काम करे खाली करेंगे मैं ट्राली। ये गांव की मस्ती है, ये गांव की मस्ती है। तो वो मुन्ना बेटे की बात कर रहे हैं, वो गांव की मस्ती है। तो जो बात फ्रांस वालों ने पाकिस्तान को कही थी, लेकिन जो बात मुन्ना बेटे ने पाकिस्तान को कही, बस बड़ी तालियां उस पर बजा के एक बार फिर जागृत हो जाना। बोल बात सुना मेरे से क्यों बजा रहे हो? मैं सुना रहा हूँ नहीं कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं। बोल अगर बल्ले पर आ जाए, ये मुन्ना बेटी ने पाकिस्तान को दिए पंक्तियां। भाई साहब बैठो नहीं, क्या हो गया? आ गई क्या? आई जाती है इस टाइम पे। बढ़िया, बहुत देर से इकट्ठा करके बैठे हुए। आप उठो आप उठो आप उठो, आनंद लो। आप इनका भी नाम लो, कई नाम आपको? अरे जो आदमी है वो नाम बता के जा रहे, मैं खुद सरपंच नाम का भूल गया, सरपंच साहब का नाम भूल गया मैं। अच्छा प्रकाश नाम है आपको? चलो प्रकाश भाई आओ, बैठो नहीं। बढ़िया, अच्छा यूथ सरपंच साहब, बहुत बढ़िया। चलिए अरे मैं सब जाना और मन मारा भूल ही दोगा ये आनंद जीवन के। कि बोल अगर बल्ले गांव की यही तो मस्ती होती, गांव का आदमी मस्ती में बैठा हुआ रहता है, फिर इस टाइम पे घर पे जाके भी क्या कर लेगा? यही बैठो आनंद लो। कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, हम अपनी पर अगर आ जाए तो इतिहास गढ़ देते हैं। मुन्ना बेटी ने पाकिस्तान को 4 पंक्तियां गई जी। बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, हम अपनी पर अगर आ जाए तो इतिहास गढ़ देते हैं। और जितने का खर्चा तो परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, जितने का खर्चा तो परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, उतने का सैनिटाइजर तो हम हाथों पे ही रगड़ देते हैं। आनंद जीवन के यार, ये आनंद जीवन में तो
जय हो। हाँ, जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की। इससे होता है। तो ये आनंद जीवन का क्या, मैं तो मैं भाजपा वालों बहुत बोलते भारतीय, मैं भाजपा वालों तो खुद दुखी हूँ, मैं भाजपा वालों से, मैं खुद इनकी वजह से तो कभी बना। 2014 से पहले मैं बैटरी इन्वर्टर का धंधा करता था, उसके बाद आपने 24 घंटे लाइटें देना शुरू कर दी, मेरे बैटरियों का धंधा हो गया बंद। उसके बाद में कभी बन गया, कभी बनने के बावजूद भी मैं पीछे पड़ेगा। बात अगर पहुंच जाए तो सूचित करना, कभी बनने के बाद भी भाजपा वाले मेरे पीछे पड़े हुए। मैं कभी बना, मैंने राम मंदिर पर कविता लिखी, इन्होंने राम मंदिर बना दिया, मेरी कविता खत्म। उसके बाद फिर मैंने 370 पर कविता लिखी, फिर इन्होंने 370 हटा दी, मैंने कहा ये कविता भी खत्म। अब मैं सोच रहा, मैंने तो पाकिस्तान पे भी लिख रखी है, कहीं ऐसा नहीं होगी ये। एक पत्रकार ने अमित शाह जी से पूछ लिया, देखो इनकी लहर कितनी खतरनाक थी, भाजपा वालों की लहर कितनी, आनंद लेना है, मस्ती की बात बताता हूँ, लहर कितनी खतरनाक थी भाजपा की। वो हमारे यहाँ पे चुनाव के टाइम पे एक डोकरी मर गई, ऐसे लेटा रखा, उधर हंडी जल रही, उधर 4 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें, ऐसा करती है औरतें, बोला अम्मा हमें भी साथ में ले जा। अचानक 2 मिनट बाद वो डोकरी के हाथ हिलने लग गए, पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई, जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। तो बोले कि हाँ डोकरी रिटर्न हो गई, ये मामला उल्टा पड़ गया। ऐसी चुप हुई, बिल्कुल कोई पास में जाने को तैयार नहीं, डोकरी जैसे ही बैठी हुई, 2-4 रिश्तेदार पीछे के पीछे ही निकल लिए। बोले आज यहाँ कुछ भी हो सकता है, इतना खतरनाक। बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की, बड़े वाला बेटे ने हिम्मत करी, पास में गया और उन्होंने पूछा, बोले माता जी आप वापिस प्रकट हो गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है। तो माता जी बोली बेटा मैं वापिस नहीं आई हूँ, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए वापस पलट के आई हूँ। उसने बोला, बोले ऐसी कौन सी बात रह गई थी अम्मा? तो अम्मा ने पलट के वापस उन 5 औरतों की तरफ देखा, 3 तो उठ के निकल ली उसमें से। बोले आज ही हमको ही लेने के लिए आई है। तो बड़े वाले बेटे ने फोर्स दे के पूछा, बोले आप, बड़े वाले बेटे ने फोर्स दे के पूछा, बोले इकाई के लिए आप पलट के आई हैं? तो डोकरी ने जो जवाब दिया, तालियां उस बात पर बजा देना। बड़े वाले बेटे ने फोर्स दे के पूछा, बोले इकाई के लिए आई है आप वापिस? तो बेटे डोकरी ने पलट के जवाब दिया, बोले आएगा तो मोदी। मतलब ये कहने के लिए भी स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गया। अच्छा मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, अगली बात पे और ढंग से ताली बजा देना। अच्छा अपने कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बहुत वीआईपी किस्म के होते हैं, किसी भी कार्यक्रम में आखिरी में आते हैं और जल्दी निकल लेते हैं। तो उस कार्यक्रम में भी 2 रिश्तेदार सबसे आखिरी में आए, उन्होंने देखा डोकरी तो बैठी हुई है, घर का माहौल पूरा हंसी खुशी में बदल गया। तो उन्होंने बेटे से पलट के बेटे को पूछा, बोले कैसे क्या हो गया? और बेटे ने जब पलट के जवाब दिया, उस पर फिर आनंद ले लेना। वो जैसे ही रिश्तेदार ने पूछा, बोले कैसे क्या हो गया? तो बेटे ने पलट के जवाब दिया, मोदी है तो मुमकिन है। तो इतनी लहर खतरनाक थी। वो एक पत्रकार ने अमित शाह जी से पूछ लिया, मस्ती की बात तो अब सुनना, एक पत्रकार ने अमित शाह जी से पूछ लिया, बोले आपने 5 अगस्त के दिन राम मंदिर दे दिया, दूसरे 5 अगस्त पे आपने 370 हटा दी, इस 5 अगस्त पे आपका क्या मूड है? तो वो अमित शाह जी बड़ी मस्ती के मूड में बैठे हुए थे, बोले चला तेरी फाइल ही निपटा देता हूँ। अमित शाह जी मस्ती के मूड में बैठे थे, उन्होंने 4 पंक्तियां कही, और ये दुधिया के जो गांव है इसमें सबसे बड़ी पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत करता हूँ। अमित शाह जी ने 4 पंक्तियां पत्रकार को कही, और बात अगर पहुंच जाए तो पीछे तक सूचित करना। अमित शाह जी ने 4 पंक्तियां दी पत्रकार को, कि 4 पंक्तियां दी पत्रकार को कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में। वो 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे, आने दे चुनाव आपके पाकिस्तान में। कितने भोले लोग हो आप, 400 तो सीटें ही नहीं उस बापड़े के पास, 350 तो कुल सीटें है उसके पास। आप तो अफगानिस्तान में थोड़ी जानकारी भी रखा, लोगों के पास तो जानकारी नहीं है। मैं हिंदुस्तान में जानकारी बांटता फिर रहा हूँ। अभी भी टीवी में डिबेट चल रही, पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा, पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा, पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा, किसी के पास जानकारी नहीं। कांग्रेस वाले बोल रहे हमारे पास जिनेवा संधि कर रही थी इसलिए छोड़ा, पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हमारे पास मजबूत प्रधानमंत्री इसलिए छोड़ा। जानकारी दो ही के पास नहीं, जानकारी मेरे पास है। और ढंग की अगर जानकारी दे दो तो मुझे ले लेना अगली बात पे। वो बोले इसलिए छोड़ा, वो बोले इसलिए छोड़ा, और मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि बड़ी बड़ी मूंछों के मेंटेनेंस पे भी 125 रुपए रोज के लगते हैं, और उस भिखारी के पास इतने पैसे नहीं है कि अभिनंदन की मूंछें सेट करवा दे। तो हिंदुस्तान में लोगों के पास जानकारी, अभी भी टीवी में डिबेट चल रही, कालाधन क्यों नहीं आया, कालाधन क्यों नहीं आया आज तक इस देश में, क्योंकि अभी तक कोई गया ही नहीं लेने के लिए।
जिसको बिठाया था काले धन के लिए दूसरे काम में लग गया। माल्या तो मजे कर रही है लंदन में, विपक्ष वाले जीत ढूंढ रहे गठबंधन में, जनता मजे ले रही सबके मनोरंजन में, और काले धन की कोई बात नहीं करेगा क्योंकि बाबा खुद उलझ गए दंत कांति मंजन में। जानकारी, लेकिन साहब इस हिंदुस्तान में अगली 5 अगस्त को एक बड़ी जानकारी पूरी दुनिया वालों को दी है, और वो जानकारी अगर आपको ढंग की लगे तो बड़ी तालियों से फिर मुन्ना बेटे को विदा कर देना। मेरा काम इस गांव में अब हो चुका है, बड़ी तालियों से विदा कर देना। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। तो 5 अगस्त के दिन जो पूरी हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया वालों को जो जानकारी दी, उस बड़ी बात पे बड़ी तालियां बजाकर विदा कर देना कि सदन में बैठकर सदन को हिला दे उसके जैसा कोई जिगर वाला नहीं है। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं सर, आपके ध्यान चाहता हूं अगली बात पर कि सदन में बैठकर सदन को हिला दे उसके जैसा कोई जिगर वाला नहीं है। इस हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया वालों को जो जानकारी दी, बड़ी पंक्तियों से मुन्ना बेटे को विदा कर देना कि सदन में बैठकर सदन को हिला दे उसके जैसा कोई जिगर वाला नहीं है। दिया है आशीर्वाद देश की जनता ने, अब वो डरने वाला नहीं है। और 370 हटाकर ये बता दिया है मोदी ने कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, जिहादियों के बाप की धर्मशाला नहीं है।